क्या आप जानते हैं कि अगर आप रात के वक्त समंदर के किनारे मौजूद हैं और आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको चांद अपने बिल्कुल सर के ऊपर दिखाई देता है। तो इस टाइम आप गौर करना कि समंदर की लहरें बहुत तेज और ऊंची ऊंची होंगी। लेकिन आम दिनों में जब आसमान पे आपको चांद नहीं दिख रहा हो और आप उसी समंदर के किनारे खड़े हैं तो चांद के बिना आपको समंदर की लहरों में वो ताकत नजर नहीं आएगी, वो तेजी नजर नहीं आएगी। ये तजुर्बा आप जिंदगी में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि चांद में आखिर ऐसा क्या है कि इसके दिखते ही समंदर में जैसे कोई जान आ जाती है और इसके बगैर ये जैसे कोई नाकाम आशिक दिख रहा होता है। इस वीडियो में मैं आपको चांद के बारे में वो तमाम बातें बताने वाला हूं जो यकीनन बहुत से लोगों को नहीं मालूम। अच्छा, मैंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में बताया था कि मैं चांद पर वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप लोगों के ज़हन में अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप में से बहुत से लोगों ने सवाल किए थे। अब जिसने अच्छे सवाल किए थे इस वीडियो में वो अपने सवाल और उसके जवाब को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं चांद की पैदाइश से कि आखिर चांद कितना पुराना है या कब बना। तो पहले आप ये जान ले कि आज से 4.5 यानी कि 4.5 बिलियन साल पहले ये जमीन वजूद में आई और शुरुआत में ये बहुत गर्म हालत में थी और अभी जमीन बनी ही थी कि 60 से 170 मिलियन साल के दौरानिये में एक भटका हुआ प्लेनेट जो तकरीबन मार्स सैयारे या फिर इससे जरा सा छोटा था और उस सैयारे को साइंसदानों ने थिया का नाम दिया। ये सैयारा जमीन के करीब आ गया और जमीन से बहुत जोरदार तरीके से टकरा गया और इसने टकराते ही जमीन से एक बहुत बड़ा टुकड़ा अलग कर दिया। याद रखें ये 4.5 बिलियन साल पुरानी बात है, यानी तब की बात है कि जमीन पर कोई भी जिंदा चीज मौजूद ही नहीं थी और ना ही कोई समंदर था और ना ही कहीं दरख्त, यानी जिंदगी का कहीं भी कोई नाम निशान था ही नहीं। और जमीन से जो टुकड़ा अलग हो गया वही टुकड़ा चांद बन गया। लेकिन आज ये चांद हमें जैसा दिखता है ये बिल्कुल भी ऐसा था नहीं। यानी शुरुआत में इसकी शक्ल ऐसी गोल मटोल नहीं थी बल्कि ये किसी बड़ी चट्टान या मेटेओर की तरह टेढ़ी मेढ़ी थी और फिर करोड़ों साल में इसकी शक्ल गोल होती गई और आज ये हमें बिल्कुल गोल दिखता है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आपके जहन में आएगा कि यार अगर ये गोल है तो गोल क्यों है? तो इसकी वजह है इसकी हर तरफ से सेम ग्रेविटी यानी कि कशिश और इसकी कोर ने इसके तमाम हिस्सों को एक ताकत से अपनी तरफ खींचा हुआ है और चूंकि ये एक गर्दिश में थी तो इसकी रोटेशन और इसकी ग्रेविटी ने इसको गोल करने में मदद दी और करोड़ों साल बाद आज ये हमें गोल शक्ल में दिखता है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और किया जाता है कि अगर चांद जमीन से अलग हुआ था तो जमीन से इतना बड़ा टुकड़ा अलग होने का कोई सबूत इस पर मौजूद क्यों नहीं है या जमीन पर कोई कटा हुआ निशान क्यों नहीं है? तो निशान ना होने की वजह यह है कि जिस वक्त थिया प्लेनेट जमीन से टकराया तो तब जमीन वैसे भी बहुत गर्म और आग की शक्ल में थी, लेकिन इस प्लेनेट के टकराने के बाद जमीन मजीद गर्म हो गई, यानी जमीन ने बिल्कुल एक पिघले हुए तांबे की शक्ल ले ली। मगर गुजरते वक्त के साथ करोड़ों साल में जैसे जैसे जमीन ठंडी होती गई इस पर समंदर बनते चले गए, पहाड़ बनते चले गए और इसने भी एक गोल शक्ल इख्तियार कर ली और वो निशान गायब हो गए। लेकिन एक ख्याल ये जरूर है कि पैसिफिक ओशियन यानी गहरे समंदर का पानी जिस जगह मौजूद है, अगर समंदर का ये सारा पानी इस जगह से हटा दिया जाए तो यहाँ पर एक घड़ा दिखेगा जिसकी चौड़ाई और लंबाई हजारों फीट है और साइंसदानों का यह ख्याल है कि समंदर ने उस घड़े को भर दिया। लेकिन ये घड़ा आज भी समंदर के अंदर किसी हद तक मौजूद है और इस बात का मतलब यह हो गया कि चांद के अलग होने से पहले जमीन और भी बड़ी थी और चांद जमीन से इतना छोटा है कि जमीन में 50 चांद फिट आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखें कि काफी लोगों को लगता है कि चांद भी सूरज के गिर्द घूम रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पेस में सैयारों का ये उसूल है कि हमेशा छोटा प्लेनेट उस प्लेनेट के गिर्द घूमता है कि जो इससे बहुत नजदीक हो और इससे साइज में बड़ा हो। अब चांद सूरज से ज्यादा जमीन के करीब है और यह साइज में भी जमीन से बहुत छोटा है, यानी 50 चांद मिलाकर एक जमीन बनेगी। तो इसी वजह से चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है और जमीन सूरज से छोटी है तो जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है और यूं जमीन चांद को अपने गिर्द घुमाते घुमाते सूरज के गिर्द भी चक्कर दे रही है। यकीनन आपको यह बात समझ आ गई होगी कि क्यों चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है और जमीन चांद के गिर्द नहीं घूम रही। अच्छा, चांद के मुतालिक एक सवाल यह भी है कि चांद पर दिन कितना लंबा है और रात कितनी लंबी है। तो आपको बता दूं कि हमारी जमीन पर तो 24 घंटे का दिन होता है, यानी 10-12 घंटे रोशनी होती है और उसके बाद अंधेरा छा जाता है, यानी कि रात हो जाती है। लेकिन चांद पर 24 घंटों का दिन नहीं होता बल्कि 27.3 यानी कि 27.3 दिनों का मुकम्मल दिन होता है, यानी तकरीबन 14 दिनों तक मुसलसल दिन रहता है और 14 दिनों तक रात रहती है। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल ये भी लोग करते हैं कि यार चांद की हमें सिर्फ एक साइड क्यों दिखती है, यानी इसका दूसरा हिस्सा हमें क्यों नहीं दिखता? तो इसकी वजह यह है कि चांद एक तो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है जिसको रोटेशन कहते हैं और दूसरा ये घूमते घूमते जमीन के गिर्द घूम रहा है जिसको रेवोल्यूशन कहते हैं, यानी जितना टाइम इसको अपने आप से चक्कर मुकम्मल करने में लगता है उतना ही टाइम इसको जमीन से चक्कर मुकम्मल करने में लगता है और इसी वजह से हमें चांद की सिर्फ एक साइड ही दिखती है। इस तरह के घुमाव को टाइडल लॉकिंग कहते हैं और ऐसा सिर्फ हमारे चांद और हमारी जमीन का हिसाब किताब नहीं है बल्कि स्पेस में ऐसे लातादाद प्लैनेट्स हैं जो अपने स्टार या फिर दूसरे बड़े प्लैनेट के साथ टाइडल लॉकिंग में है, यानी इनके एक हिस्से पर बहुत लंबे अरसे तक रात रहती है और दूसरे हिस्से पर बहुत लंबे अरसे तक दिन रहता है। लेकिन इस टाइडल लॉकिंग का एक मसला यह है कि जिस हिस्से पर बहुत लंबे अरसे तक रात रहती है वहां पर बहुत ठंड होती है और जिस हिस्से पर मुसलसल धूप पड़ती है यानी कि दिन रहता है वहां का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और इस वजह से इस तरह के प्लेनेट पर जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं होता। इसलिए एस्ट्रोनॉट जब भी कोई प्लेनेट डिस्कवर करते हैं तो वो इस बात का पता भी लाजमी लगाते हैं कि ये स्टार कहीं अपने प्लेनेट के साथ टाइडल लॉक में तो नहीं है, क्योंकि ऐसे प्लेनेट में फिर चांद जैसा माहौल होता है। क्योंकि आपको बता दूं कि चांद पर जब पूरा दिन होता है तो इसका टेम्परेचर 106 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और जब रात होती है तो टेम्परेचर -183
83 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, यानी कि रात बहुत ज्यादा ठंडी होती है और दिन भी बहुत ज्यादा गर्म। इसलिए आज तक चांद पर जितने भी मिशन भेजे गए, यानी वहां पर जितने भी एस्ट्रोनॉट्स ने लैंड किया, तो वो चांद पर उतरने के लिए चांद की सुबह का टाइम चूज करते थे, क्योंकि अभी सूरज की रोशनी इसकी सरफेस को ज्यादा गर्म नहीं कर चुकी होती थी और गर्मी की तेजी से पहले ही ये मिशन निपटाए गए। यानी 1969 से 1972 तक जितने भी अपोलो मिशन किए गए, तो चांद पर लैंडिंग का टाइम ऐसा रखा जाता था कि वहां पर ना ही रात होती थी और ना ही दिन, बल्कि सुबह यानी कि सूरज तुलू होने का वक्त हो रहा होता था। यहाँ पर कई लोग ये सोचेंगे कि क्या वाकई इंसान चांद पर गए, तो इस सवाल का तफसीली जवाब मेरी एक और पुरानी वीडियो में मौजूद है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल यह है कि चांद कभी हमें कटा हुआ दिखता है, कभी हमें पूरा दिखता है, इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह यह है कि जैसे मैंने कहा कि चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है और जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, इसलिए जमीन सूरज की रोशनी को हमेशा चांद की मुकम्मल सरफेस यानी कि सतह पर पहुंचने नहीं देती और जमीन की रुकावट की वजह से कभी चांद के छोटे हिस्से पर रोशनी पड़ती है और कभी बड़े हिस्से पर। तो चांद का जितना हिस्सा इस रोशनी की वजह से चमकता है, तो हमें उसकी उतनी ही शक्ल जमीन से नजर आती है, और जब कभी पूरे चांद पर रोशनी पड़ती है तो फिर चांद हमें बिल्कुल गोल नजर आता है। अगला सवाल यह है कि क्या चांद पर भी जमीन की तरह पानी मौजूद है या ऑक्सीजन वगैरह मौजूद है? तो वैसे शुरू में कहीं भी चांद पर पानी नहीं मिला और यही ख्याल किया जाता था कि चांद पर पानी मौजूद नहीं है, लेकिन 2020 में नासा ने यह ऐलान किया कि चांद पर पानी मौजूद है, लेकिन चांद पे जो पानी मिला है वो लिक्विड हालत में नहीं है बल्कि बर्फ की शक्ल में है, और नासा के मुताबिक ये पानी ठीक है, यानी कि अगर इसको पिघलाया जाए तो एस्ट्रोनॉट्स इसे पी भी सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ऑक्सीजन का है। तो आप ये तो जानते ही हैं कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन ये ऑक्सीजन इसकी मिट्टी में मिक्स है, इसकी फिजा में मौजूद नहीं है, इसलिए आप वहां पर सांस तो नहीं ले सकते, लेकिन साइंसदान इसकी मिट्टी से इस ऑक्सीजन को अलग करने की कोशिशों में है ताकि इसके माहौल में ऑक्सीजन आने के बाद इंसान वहां पर सांस ले सके। फिलहाल वहां की फिजा में सबसे ज्यादा ऑर्गन गैस, हीलियम और नियोन गैस मौजूद है। अच्छा, अब आते हैं इस सवाल पे कि समंदर की ऊंची लहरों का चांद से क्या ताल्लुक है। तो आपको बता दूं कि जिस तरह जमीन की ग्रेविटी यानी कि कशिश है, यानी ये हमें अपनी तरफ खींचे रखती है, बिल्कुल इसी तरह चांद की भी ग्रेविटी यानी कि कशिश है, और ये भी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। बस फर्क ये है कि इसकी ग्रेविटी जमीन की ग्रेविटी से जरा कम है, क्योंकि जमीन चांद से साइज में बड़ी है, और जब प्लेनेट बड़ा होता है तो उसकी ग्रेविटी भी ज्यादा होती है। अब ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे को खींचे रखते हैं और इनकी ग्रेविटी एक दूसरे पर इफेक्ट भी करती है। अब जैसा मैंने कहा कि जब चांद फुल दिखता है तो जमीन पर समंदर की ऊंची लहरें बनती हैं, तो इसकी वजह चांद की ग्रेविटी है, और चांद की ग्रेविटी की वजह से समंदर में हलचल शुरू हो जाती है और समंदर का पानी एक उठान लेता है। लेकिन जमीन की कशिश चांद से ज्यादा है, इसलिए समंदर पे तो इतनी खतरनाक लहरें नहीं बनती। लेकिन अगर बिलफर्ज चांद पर भी समंदर मौजूद होता तो उसकी लहरें जमीन के समंदर से भी बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक उठती और वहां पर समंदर में बहुत बड़े बड़े तूफान उठते। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि चांद पर समंदर तो मौजूद नहीं है, लेकिन जमीन की ग्रेविटी की वजह से वहां पर बास टाइम जलजले भी आते हैं। तो जरा सोचिए, अगर वहां समंदर मौजूद होता तो उसकी लहरें कितनी ऊपर उठती। अगला सवाल यह था कि चांद पर ये ब्लैक ब्लैक निशान किस चीज के हैं। ये निशान दरअसल गड़े हैं, और ये सारे गड़े बड़े बड़े मेटेओर्स यानी आसमानी चट्टानों के इस पर गिरने से बने हैं। जब चांद पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो इनके गहरे साए बनते हैं, जिसकी वजह से जहां शेडो बनता है वो जगह हमें ब्लैक दिखती है। और यहाँ पर ये साया सिर्फ इन गढ़ों की वजह से नहीं बनता, बल्कि चांद पर भी जमीन की तरह बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं और कुछ साया इन पहाड़ों की वजह से भी बनता है। और ये जो मेटेओराइट्स गिरने के बाद जो हमें निशान दिखते हैं, ये छोटे नहीं है बल्कि ये बहुत बड़े बड़े हैं, जो कई कई किलोमीटर चौड़े और गहरे हैं। अच्छा, यहाँ पर लड़कियों के लिए एक जुमला बोला जाता है कि इस लड़की का चेहरा तो चांद जैसा चमकता है, लेकिन याद रखें कि हमारी जमीन चांद से 43 गुना ज्यादा चमकती है। आज भी अगर आप चांद पर जाएंगे तो वहां से आपको जमीन बहुत ब्राइट और ब्लू शक्ल में दिखाई देगी, जो एक बहुत खूबसूरत नजारा देगी, और यकीनन वहां पर जाके आपको जमीन से मोहब्बत हो जाएगी। इसलिए जिन लोगों को लगता है कि चांद ही चमकता है और चांद ही खूबसूरत है, तो ये गलतफहमी अपने जहन से निकाल लें। आपकी जमीन इससे ज्यादा चमकती है, बस फर्क ये है कि आपने इसे वहां पर जाकर इसे देखा नहीं। अच्छा, एक सवाल यह था कि चांद पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती। तो इसकी वजह यह है कि चांद पर कोई माहौल यानी कि कोई मीडियम मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे स्पेस में आवाज सफर नहीं करती, क्योंकि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर यानी कि मीडियम नहीं होता। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे से बात करने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर एक आखिरी बात ऐड कर रहा हूँ कि कई लोगों को लगता है कि चांद सूरज से बड़ा है, लेकिन याद रखें कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं और इसमें तकरीबन 146 मून यानी कि चांद मौजूद हैं, जिसमें सिर्फ जुपिटर प्लैनेट के ही 92 मून्स हैं। और जुपिटर सूरज के बाद सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये प्लैनेट जमीन से इतना बड़ा है कि इसमें 1300 जमीनें फिट आ सकती हैं। और फिर इस प्लैनेट से भी बड़ा हमारा स्टार यानी कि हमारा सूरज है, जिसमें तकरीबन 1000 जुपिटर फिट आ सकते हैं। तो आप सोचो कि सूरज के आगे चांद की औकात क्या है। चांद जो हमें जमीन से बड़ा दिखता है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि चांद हमारी जमीन के बहुत ज्यादा नजदीक है और इसका जमीन से तकरीबन एवरेज फासला 3,82,500 किलोमीटर है और सूरज का जमीन से एवरेज फासला तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर बनता है। अब हालांकि चांद के मुकाबले में सूरज हमसे बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन फिर भी इन दोनों का साइज हमें बराबर ही दिख रहा होता है। लेकिन अगर बिलफर्ज हम चांद को सूरज जितना दूरी पर ले जाएं तो ये हमें जमीन से मुश्किल से ही नजर आएगा। दोस्तों, यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे थे कि अगर उनको मैं यहाँ ऐड करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए चांद के मुतालिक मजीद सवालात के जवाब मैं इसी वीडियो के पार्ट 2 में ऐड कर दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के बहुत से सवालात के जवाब क्लियर हो चुके होंगे। अच्छा, अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए और इस वीडियो के मुतालिक आपके
मजीद क्या सवालात हैं ये आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं ज्यादा एक्टिव होता हूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।